हाँ जी, तो चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या है। और फिलहाल आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास मुफ्त है और आपकी सहायता हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा-सा एक उत्साह मिलता है कि चलिए अ, हमारा पढ़ाई शायद पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मिलता है तो ये चीज़ें समझ में तो आती है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और फिर भी अगर नहीं मिलता है, तो फिर यही लगता है कि शायद कहीं न कहीं असफल हैं हम, या फिर वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो ये चीज़ आप भी समझ रहे हैं, सपोर्ट उसी चीज़ में मिलता है जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर नहीं मिल रहा है, इसका सीधा-सीधा अर्थ लगाया जा सकता है कि शायद आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो चलिए देखते हैं आप आखिर इस पर अपना क्या व्यू देते हैं, आपको अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का क्लास जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, और डेली जो है डेली बेस पर अब लंबा ही होगा। हाँ, तो चलिए प्राक इतिहास या फिर बोले तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल। प्राक को ही का को ही हम गा कहते हैं। जैसे हम्म, आप संधि विच्छेद जब पढ़े होंगे तो वहां पर आप का जो है प्रथम अक्षर है किसी भी वर्ण का। अब ये कवर्ण का है, कवर्ग का है, ये कवर्ग का पहला अक्षर है। और जो पहला अक्षर है वो तीसरा में बदल जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि उत और जोड़ सॉरी उत जोड़ भाव, मतलब क्या होता है कि ये त प्रथम अक्षर है और ये बदल जाएगा द में, तीसरा में, तो हो जाएगा उद्भाव। आपने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क कहिए या फिर ग कहिए, क्योंकि संधि के नियम के अनुसार कोई भी प्रथम जो अक्षर है वो संधि होने पर तृतीय अक्षर में अर्थात तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो ये नहीं है कि ये प्राक इतिहास या फिर प्राग ऐतिहासिक अलग अलग चीजें हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्राक और प्राग ये दो अलग अलग चीजें नहीं हुए, ठीक है। तो ये प्राक इतिहास कहिए या फिर प्राग ऐतिहासिक काल कहिए, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। बात करते हैं आगे और यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि इस काल में मनुष्य के जो घटनाएं हैं उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। प्राग का मतलब ही होता है कि सबसे पुराना। प्राग का मतलब क्या होता है? सबसे पुराना। और मनुष्य के सबसे छोटे सॉरी सबसे पुराने अगर काल को हम उठाएं तो उस समय ना हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और ना ही उनके बारे में हम कंफर्म कुछ बता सकते हैं। क्योंकि उस काल में जो कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं उसको हम एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके और उसके बारे में अनुभव लगा सकते हैं कि उनके जीवन ऐसे होते होंगे, ठीक है। तो पहला तो ये चीज समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। अगर एक एक पॉइंट आप नहीं समझ रहे तो फिर आपका कुछ होने वाला है नहीं, ये तो समझ लीजिए। प्रागैतिहासिक काल मतलब सीधे ही ये जैसे ही आए कि किस काल में मनुष्य के किसी घटनाओं का कोई विवरण नहीं मिलता है, तो प्राक ऐतिहासिक काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल आप सीधे दिमाग में रखेंगे। क्योंकि ऐसे तो काल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पाषाण काल है, ठीक है। आप देख रहे हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, या फिर इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पूरा मतलब पहले, यानी कि पाषाण काल का ये पहला भाग है, ये मध्य भाग है, और उत्तर यानी कि बाद में होता है, तो ये बाद वाला भाग है। तो वैसे तो बहुत पाषाण काल है, ठीक है मध्य पाषाण काल है, ठीक है। पाषाण काल आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें ये आपको जो प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें किसी भी प्रकार के आपको प्रमाण मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। मतलब अगर हम कुल मिलाकर के बोले तो
प्राक ऐतिहासिक काल में या फिर प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या मिलता है? तो जो भी जानकारी मिलती है उस समय हमें कुछ पत्थर मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, मृत भांड मिलते हैं, ठीक है ना? जो कुछ भी मिलते हैं जैसे कि ईंटें मिल गए या फिर मान लीजिए कि उस समय का चूल्ही मिल जाए या फिर कोई मूर्ति के अवशेष मिल जाए, तो इन्हीं सब चीज़ों से हम क्या एनालिसिस करते हैं कि आखिर उस समय में लोगों का जीवन यापन कैसा था, ठीक है? तो पहला चीज़ तो ये समझ चाहिए कि इस समय के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है वो लिखित साक्ष्य के द्वारा नहीं मिल रही है। मतलब कि हमें फिर पता कैसे चल रहा है? तो हमें पता चल रहा है कैसे? तो हमें पता चल रहा है उसके उस काल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके द्वारा, ठीक है? थोड़ा सा हमें साइड रहना पड़ रहा है ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके, ठीक है? और इसलिए थोड़ा सा मैं अभी फिलहाल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। जब उस साइड में आएंगे तो आपको खड़ा होकर के पढ़ा देंगे, ठीक है? तो बात करते हैं आपको इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण काल के उपकरण। पाषाण के उपकरण यह है कि पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर के उपकरण जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए आदि से प्राप्त होते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो सेम इसमें भी क्या चीज है कि इस काल में भी लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक है? यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, ये आद्य ऐतिहासिक काल है और ये प्राग ऐतिहासिक काल है, यानी कि प्राग इतिहास काल है। प्राग ऐतिहासिक है, तोड़ेंगे इसको तो प्राग ऐतिहासिक होगा। प्राग ऐतिहासिक में याद रखिएगा कि कोई भी आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो भी हमें जानकारी मिली है उस समय के जब भूमि का खुदाई हुआ तो उसमें खुदाई से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुए और उस वस्तु चाहे वो हड्डी हो, पसाण हो, जो भी हो, ठीक है? उसके बेस पर हमने इसका जानकारी प्राप्त किया कि उस काल के लोगों का क्या क्या जीवन यापन था, कैसे कैसे ये लोग अपना काम करते थे, ठीक है? अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य का मतलब होता है कि लगभग लगभग आधा, यानी कि पाषाण काल के आधा काल को हटा दीजिए, ठीक है? तो उसके बाद से आद्य ऐतिहासिक मिलता है। प्राक-ऐतिहासिक काल, यानी कि जहाँ से मनुष्यों की जानकारी हमें मिलती है, तो प्रथम जो जानकारी मिलती है हमें किस चीज़ से मिलती है? पत्थर आदि से मिलते हैं, यानी कि पाषाण से मिलते हैं। उसके बाद से आ जाता है आद्य ऐतिहासिक, यानी कि ये भी ऐतिहासिक काल है और इस काल में लेखन कला तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पहला चीज़, ठीक है? उसके प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख जो है, जो हमें लेख उपलब्ध प्राप्त हुए, जो खुदाई हुए उससे जो भी हमें लेख प्राप्त हुआ, चाहे भोजपत्र या जो भी ताड़पत्र, जो भी पांडुलिपि मिला उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब पांडुलिपि क्या है आपको आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग दो ऐतिहासिक काल देखे। हमने पहला देखा प्राग ऐतिहासिक काल। हमने क्या देखा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद बाद हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल। हमने क्या देखा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य या फिर इसी को आप लिख सकते हैं आधा या ऐसे, ठीक है ना? आद्य, ठीक है ना? या फिर ऐसे लिख देंगे चल जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमने आद्य ऐतिहासिक देखा। अब हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले प्राग है। प्राग को आप प्राक भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल कहिए, प्राक ऐतिहासिक काल कहिए, आद्य ऐतिहासिक काल कहिए। तो दो काल आपको ये होगा। तीसरा काल आता है ऐतिहासिक। आपको सभी चीजें ए टू जेड सब कुछ माइंड में रखना है। पहला है प्राक, दूसरा है आद्य, ठीक है? और तीसरा है ऐतिहासिक। मतलब प्राक, प्राक के बाद आधा ले लीजिए। ऐसे हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब नहीं होता है कि आधा है, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ कि प्राक, प्राक मतलब पुराना, सबसे पुराना, और इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं है। उसके बाद आते हैं आद्य में। आद्य मतलब आधा मान लीजिए, या फिर संस्कृत में तो चलेंगे तो आद्य, अद्य, अद्य का मतलब होता है आज, ठीक है? तो खैर हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, इसमें कोई भी रिटेन चीजें नहीं मिलती है। इसमें रिटेन चीजें मिलती है बट इसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल में मानव विकास के देख रहे हैं पर कि उस काल को हम इतिहास कहते हैं। कहाँ गया? सॉरी, हाँ, उस काल को इतिहास कहते हैं जिसके लिखित विवरण उपलब्ध है और मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। पहली बात ये कि मनुष्य की कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? लगभग 10 लाख वर्ष पहले से, ठीक है? 10 लाख साल पहले से मनुष्य की जानकारी हमें मिलती है। और अभी तक हम लोग तीन काल पढ़े। पहला काल था प्राक ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा काल था आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो हमें मिला है ऐतिहासिक काल, ओके? तो तीन काल हम लोग पढ़ लिए, ठीक है? हम लोगों ने तीन काल पढ़ा। अब ध्यान समझिएगा। तो 10 लाख पहले से मानवों की जानकारी मिलती है। मानव के अस्तित्व की प्राप्ति हमें कब से होती है? लगभग लगभग 10 लाख वर्ष पहले से। लेकिन अगर हम बात करें ज्ञानी मानव, जिन्हें होमो सैपियंस कहते हैं, याद रखिएगा ज्ञानी मानव को
उसको इंग्लिश में कहते हैं होमो सैपियंस। पूछा जा सकता है, जैसे कि बहुत सारा जब प्रश्न होता है, इधर ए में कुछ वर्ड दे देंगे और बी में दे देंगे और कहेंगे कि मिलान कराइए। मिलान करें यानी कि कौन सा वर्ड किससे संबंधित है, तो उसके लिए ये काम कर सकता है ज्ञानी मानव मतलब कि होमो सैपियंस। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ज्ञानी मानव जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं, तो इसका जो प्रवेश है, इसका होमो सैपियंस का, होमो सैपियंस मतलब कि ज्ञानी मानव, यानी कि जिन मानव को थोड़ा सा ज्ञान हो चुका था, इस धरती पर आज से करीब करीब 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे तो माना जाता है कि 10 लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर धरती पर मनुष्य थे। लेकिन अगर हम बात करें होमो सैपियंस का, होमो सैपियंस यानी कि ज्ञानी मानव, ये लगभग कब आए, तो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, 30 से 40 हजार हजार वर्ष पूर्व से इनका इतिहास में प्राप्त होता है। किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर है पाषाण काल। पाषाण का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं क्या चीज, तो पाषाण मतलब पत्थर। तो यह काल जो है मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। मतलब मनुष्य की सभ्यता का, ध्यान समझिएगा, मनुष्य का नहीं, क्योंकि मनुष्य का तो काल कब से माना जाता है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से। ठीक है, कहीं कहीं तो आपको 20 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आप 10 ही रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्य 10 लाख ही है। होमो होमो सैपियंस की बात करें तो होमो सैपियंस की जानकारी हमें लगभग 30, होमो सैपियंस क्या है, ज्ञानी मानव है। ठीक है ना, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व से इनका साक्ष्य मिलना हमें प्रारंभ हो जाता है। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल जो है मानव सभ्यता की, यानी कि जब मानव सभ्य थोड़ा होता होता गया, तो उसके सभ्यता के काल का प्रारंभिक काल माना, यानी कि मानव जब सभ्य की ओर बढ़े, यानी कि सभ्य होते थे, तो उन सभ्य मानव की, अगर हम किस मानव को बांटे, याद रखिएगा, ये पूरे मानव को नहीं बांटा जा रहा है, ये मानव के सभ्य मानव की बात हो रही है। कौन सा मानव? सभ्य मानव। सभ्य मानव के काल को बांटे तो सभ्य मानव का जो प्रारंभिक काल है, मतलब कि जब मानव अभी सभ्य होना प्रारंभ हो रहे थे, तो उसको हम पाषाण काल कहा देते हैं। ठीक है, यानी कि इस काल में मानव सभ्य होना प्रारंभ कर रहा था, मतलब धीरे धीरे वह अपने जीवन यापनों को सीख रहा था, जो कि धीरे धीरे उसके जीवन यापन को अच्छा बनाने के क्रम में अग्रसर था। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, और इस काल को 3 भाग में बांट दिया। तो पाषाण काल कितने भाग में बांटा गया, याद रखिएगा, पाषाण काल 3 भाग में। पाषाण काल है ना, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ये पाषाण काल इसलिए लगाया गया क्योंकि ये तीनों का तीनों पूरा हो, मध्य हो या नव हो, ये तीनों उसी का है। पूरा का मतलब होता है पुराना, इसमें नाम लगा दीजिए, पुराना हो जाएगा। ठीक है, मध्य का मतलब होता है बीच काल में, और नव पाषाण काल मतलब होता है नया, यानी कि उत्तर आप कह सकते हैं इसको। उत्तर का मतलब होता है बाद में। पूर्व का मतलब कभी भी पहले होता है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब पहले होता है, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद में, ये चीजें तो आप सब लोग जानते होंगे। जैसे इसी पूर्व से बना है, जैसे होता है ना कि आप 10th वगैरह में बहुत सारे क्लास में पढ़े होंगे कि 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतना, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। बाद को हम क्या कहते हैं, बाद को हम कहते हैं उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर। पूर्व मतलब पहले होता है और उत्तर मतलब क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, तो पूर्व यानी कि पहले और उत्तर मतलब कि बाद में। ठीक है, ये चीज तो आपके माइंड में होगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर है कि पाषाण काल को हम 3 भाग में बांट देते हैं। मान लीजिए कि अगर पाषाण काल इस काल से लेकर इस काल तक चल रहा है, तो इसको हम 3 भाग में बांट दिए। जो इसका प्रारंभिक काल है, इसको हमने कहा पुराना, यानी कि पूरा पाषाण काल। ये मध्य है तो इसको मध्य पाषाण काल कहेंगे, और ये जो है आपको बाद वाला है, तो इसको हम उत्तर या फिर नव कह सकते हैं, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, नौ मतलब नया भी होता है, याद रखिएगा, नौ मतलब नया होता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया गया। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि इसको लेते हैं। पूरा पाषाण काल यानी कि यूनानी भाषा में इसको पेलेइस और लिथोस कहते हैं। ठीक है ना, और ये शब्द से ये बना है पूरा पाषाण काल, यूनानी भाषा के। ठीक है, यूनानी भाषा के, और इन्हीं शब्दों के आधार पर इसे हम क्या कहे हैं, तो पाषाण काल कहते हैं, मतलब पेलियोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलियोलिथिक कहते हैं। जो किससे किससे बना है, पेलेयोस और लिथोस से बना हुआ है। ठीक है, और इसको कहते हैं पेलियोलिथिक। ठीक है ना, तो पाषाण शब्द, पाषाण काल जो है ये शब्द बना है पेलियोलिथिक से, यानी कि पेलियोस और लिथोस से। ठीक है, चलिए, तो ये किसका किसका भाग है, पाषाण काल का प्रकार है। पूरा पाषाण काल पहला प्रकार है किसका, पाषाण काल का।
कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पूरा, मध्य और नौ। ठीक है, नौ को हम उत्तर भी कहते हैं। तो चलिएगा, इन्हीं शब्दों के आधार पर हम ये पाषाण काल, पाषाण शब्द बनाए, और यह काल जो है आखेटक। अब ध्यान से समझिएगा, पाषाण, पूरा पाषाण काल, यानी कि पाषाण यानी कि मानव अब जो है सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो शुरू शुरू में ये क्या करे? आखेटक है। आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करेगा। क्या करेगा? शिकार करेगा, और खाद्य संग्रहण, और उसी में से कुछ बचा करेगा, क्योंकि संग्रहित नहीं करेगा तो फिर आगे चल करके क्या खाएगा? अगर किसी दिन अगर शिकार नहीं मिला, या फिर शिकार उस समय मतलब उस दिन दिखाई ही ना दे, या फिर ये एक जगह तो रहते नहीं थे, तो एक जगह से जब दूसरे जगह जाएंगे तो आखिरकार इन्हें बीच रास्ते में खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये खाद्य संग्रहण भी करते थे। और आखेटक तो खैर इनका शुरू से आदत है, ये शुरू से शिकार पर ही निर्भर थे, शिकार करते थे और उसको अपने भोजन का एक हिस्सा बना करके रखे हुए थे। ठीक है, तो जब भी बात आएगा पूरा पाषाण काल का, तो याद रखना है, चूंकि ये प्रारंभिक काल है, इसलिए इसमें मनुष्य मात्र आखेटक करेगा और खाद्य का थोड़ा सा संग्रहण करेगा। खाद्य संग्रहण मतलब खाने वाले चीजों को बचा के रखना। ठीक है, आगे है कि अभी तक भारत में पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण कालीन यानी कि जो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण कालीन मनुष्य का कोई भी अवशेष नहीं मिल पाए हैं, याद रखिएगा। मतलब भारत का तो अपना एक इतिहास ही एक अलग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये अनेकों में एक है। और इसका सोचिए, पूरे विश्व में आपको पूरा पाषाण काल के मिले हुए हैं अलग अलग देशों में, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो पूरा पाषाण, ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से काल के जो अवशेष है वह भारत में नहीं प्राप्त होते, तो पूरा पाषाण काल। यानी कि मनुष्य जब शिकार करके खाता था, उसका कहीं जिक्र अभी तक मिला हुआ है नहीं, और ना ही उसका कोई साक्ष्य मिला है कि भारत के लोग पहले कच्चे मांस वगैरह ये चिबा उबा के खाते थे। इसका कुछ अभी कोई भी हमें ये मिला नहीं है। तो ये कंसेप्ट से आप याद रख सकते हैं कि भारत तो ऋषि मुनियों का देश है, और इसलिए यहाँ पर आखेटक कहाँ से मिलेगा कि हाँ वो शिकार करे और जीवों को मार करके खाए? तो ये चीज तो मिल नहीं सकता है। और आखेटक वाला क्या है? पूरा पाषाण काल है। कौन काल है? पूरा पाषाण काल है। तो ये भारत में मिलेगा? अब आप ही बताइए, भारत में कभी मिल सकता है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल सकता है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप याद करने के लिए ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर आखेटक वाला एज मिल ही नहीं पाएगा। मिल ही नहीं पाएगा, ये कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं बस। ये मत कहिए कि मतलब इम्पॉसिबल है, वो तो फ्यूचर बताएगा, और भविष्य के गोद में क्या सोया हुआ है, क्या छिपा हुआ है, वो भविष्य ही जाने। तो कुल मिला के ये तो समझ गए कि यह आखेटक और खाद्य संग्रहण का काल था, और अभी तक भारत में पूरा पाषाणी काल के कोई भी साक्ष्य या अवशेष नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर का उपकरण, मतलब पत्थर जरूर मिले हैं उस काल के, क्या पत्थर मिले हैं, लेकिन ये आखेटक करते थे, शिकारियों को मारते थे और उन्हें खाते थे, इसका कोई अभी तक अवशेष नहीं मिल पाए हैं। अगला चीज है कि प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 250,000 मतलब 2,50,000 ईसा पूर्व के होंगे। मतलब कि भारत में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो लगभग 250,000 ईसा पूर्व के लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायद ये 250,000 वर्ष यानी कि 2,50,000 वर्ष के आसपास के होंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व है। अब देखिए, कुछ जो पाषाण वाले मिले हैं, पत्थर जो मिले हैं, उनसे तो पता चल रहा है कि ये लगभग 2.5 लाख, कितने, 2.5 लाख, 2.5 लाख वर्ष पूर्व है, 2.5 लाख वर्ष पूर्व के हैं। लेकिन अब हम कैसे कहें? हमने तो बोला कि मानव के अस्तित्व का लगभग 10 लाख, 10 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, आपने देखा ना कि 10 लाख वर्ष पूर्व होमोसेपियंस की हम यहाँ पर बात किए हुए थे। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, कितना, ठीक है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन हमारे जो यहाँ पर आपको मिल रहा है महाराष्ट्र के बोरी में, कहा गया महाराष्ट्र के बोरी में, हाँ, यहाँ पर महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान के खुदाई में कुछ अवशेष मिले हैं, और उस अवशेष से ऐसा लग रहा है जैसे कि मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पुराना कहाँ मिल रहा है? महाराष्ट्र के बोरी में मिल रहा है, और कहते हैं ना कि ये भारत में ही संभव है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है कि हमारे भारत में इतने पुराने अवशेष मिल रहे हैं लोगों के होने का, मानव के अस्तित्व का इतना पुराना अवशेष मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको खुशी मिली हुई है तो प्लीज पहले वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, और इस वजह से आपको ज्यादा मतलब खड़ा होकर के नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और आवाज भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है मे बी, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ थोड़ा सा स्लो, और 3-4 दिन तक क्लास बंद रहे हैं। तो ऐसे में तो सिलेबस बहुत डाउन है, इसलिए मैं
थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि धीरा ही बोल करके और आपके सिलेबस को आगे निकालें। आशा है कि आप इसको शेयर कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर, लाइक, कमेंट, और कमेंट तो ज़रूर करें। डेफ़िनेटली प्रत्येक वीडियो में आप कमेंट करें, आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ें आप ज़रूर बताएँ हमें, क्योंकि सभी चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ें हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है, और अगर कुछ नेगेटिव है तो मैं उसमें बदलाव लाने का प्रयास करूँगा। ओके? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स। कोर का मतलब तो समझ रहे हैं, कोर का मतलब होता है किनारा, और फ्लक्स मतलब भी समझ रहे हैं। तो सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पाए जाते हैं। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर बात करें, देखिए कल से जो क्लास चलेगा, ये जो भी आ रहा है उसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा। जैसे कि मैप आपको दिखा देंगे और बताएंगे कि मद्रास, वर्तमान, चेन्नई ये मतलब कहाँ है। तो मद्रास जिसको वर्तमान में हम क्या करें, चेन्नई में करें, मतलब याद रखिएगा कि जो सामान्य पत्थर के कोर वाले और फ्लक्स प्रणाली से बने हुए, मतलब कोर और फ्लक्स, इस प्रणाली के हथियार कहाँ मिलते हैं, हथियार जो है कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिएगा ये सामान्य प्रकार के हथियार हैं। हथियार तो आपको आगे चल करके बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन ये सामान्य प्रकार के हथियार हैं, और ये मिल जाते हैं कहाँ पर, मद्रास में। कहाँ मिल जाते हैं, मद्रास में। वर्तमान में इसको क्या कर रहे हैं, हम चेन्नई कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी दे सकता है कि चेन्नई को पहले क्या कहा जाता था, तो मद्रास कहा जाता था। मद्रास का वर्तमान में इसका नाम क्या है, नया नाम क्या है, तो चेन्नई है। चेन्नई का पूर्व नाम क्या था, मद्रास। ठीक है। अ, अब याद रखिएगा, ओ सॉरी, मद्रास 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 चेन्नई का एक हिस्सा है, मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी मांगना चाहेंगे। चेन्नई जो था वो मद्रास, सॉरी, मद्रास जो है वर्तमान चेन्नई का एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि चेन्नई में है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, पिछले वाली चीज़ें जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है। इन दोनों प्रणालियों से, क्योंकि देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा माइंड लगा नहीं रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं, लंबा क्लास खींच रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट अगर थोड़ी बहुत अगर कुछ गलतियाँ हो जा रही तो उसको आई होप कि आप लोग इग्नोर करेंगे। कहाँ गया, फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास में मिलते हैं, जो कि वर्तमान चेन्नई में है। और इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली, इन्हीं दोनों से, यानी कि फ्लक्स और कोर प्रणाली से जो निर्मित हथियार हैं, तो ये पत्थर के हैं, याद रखिएगा। ये भी कोर और फ्लक्स प्रणाली द्वारा ही बनाया जा रहा है, ये एक विधि है, याद रखिए, कोर फ्लक्स एक विधि है, और इस विधि से हथियार को बनाया जाता है। तो उस समय जो मद्रास में हथियार मिलते हैं, ये पत्थर के मिलते हैं। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि वो जो हथियार मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, पत्थर के मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो हथियार आपको मिलेंगे, ठीक है, सेम उसी विधि से, कोर और फ्लक्स विधि से ही मिलेंगे, लेकिन ये आपको मिल रहा है सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में। ठीक है। कहाँ कहाँ, सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी। मिर्जापुर मूवी तो आप देखे होंगे, यूपी का है। ठीक है। बेलन घाटी, तो ये सभी कहाँ के हैं, इलाहाबाद में मिले हुए हैं। ठीक है ना। सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, मतलब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा प्रस्तर, किसका, प्रस्तर के औजार, पहला वाला जो है पत्थर का, बाकी विधि वही है, कोर और फ्लक्स प्रणाली द्वारा, कोर और फ्लक्स प्रणाली द्वारा ही बनाया गया है। ये प्रस्तर के हथियार है। और इसी के अगर हम बात करें पाषाण के, यानी कि पत्थर के, सॉरी, पत्थर के, पत्थर के, तो ये मिल जाते हैं आपको कहाँ, मद्रास में। पत्थर वाला सेम इसी विधि से बनाया हुआ, कोर एवं फ्लक्स विधि से, ये मिल जाता है मद्रास में। मद्रास जो कि वर्तमान चेन्नई में है। और प्रस्तर, पत्थर के छोड़ करके प्रस्तर के जो हथियार हैं, ये मिल जाते हैं आपको सिंगरौली में। कहाँ, सिंगरौली में। अगर आपके माइंड से कंफ्यूज हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगरौली मतलब सिंह। सिंह मतलब मान लीजिए कि प्रस्तर को ही सोच लीजिए, आप एक प्रस्तर को सोच ही लीजिए कि ये प्रस्तर शायद सिंह से बन रहा हो, तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा कि सिंगरौली से, प्रस्तर को सिंह से लेकर चलिए, तो एक सिंगरौली में। और बिल्कुल जो भैंसी का सींग होता है उसी प्रकार बेलन भी होता है, बेलन घाटी से भी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, बेलन घाटी से। और जानते हैं कि मिर्जापुर तो फेमस है मार काट के लिए, तो ये बेलन कहाँ की औरतें चलाएंगी, मिर्जापुर की औरतें चलाएंगी। कहाँ की औरतें चलाएंगी, मिर्जापुर की। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप इसको क्या करें, याद कर सके।
तो जो पत्थर के जो हथियार मिलते हैं आपको कोर और फ्लक्स प्रणाली के हैं, ये मिलते हैं आपको मद्रास में। जब वही बात करें प्रस्तर का, तो प्रस्तर सिंह से याद करिए, सिंगरौली और सिंह की तरह ही बेलन होते हैं, और ये दोनों चलाने में मतलब सिंह वाले भैंस और बेलन वाली महिला, ये दोनों कहाँ के ज्यादा खतरनाक होते हैं? मिर्जापुर के होते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई आपको, और यहाँ पर आपको प्रस्तर युग के और प्रस्तर के हथियार पाए गए हैं। विधि वही था, कोर और फ्लक्स, कोर और फ्लक्स प्रणाली से ये बनाए गए हथियार थे। अब बात करते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पर सॉरी 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 पेज यहाँ से चेंज हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास, किसके? मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास। मध्य प्रदेश तो आप समझ रहे होंगे, मध्य प्रदेश ठीक भारत के बीचों बीच में है, ठीक है। तो मध्य, इसलिए इसका नाम भी है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश नाम है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका। अब भीमबेटका कहाँ है? तो सबसे पहले भोपाल। अब भोपाल गैस हत्याकांड तो आपको मालूम होगा। भोपाल गैस गैस में जो जितनी सारे हत्याएं हुई थी, मतलब मृत्यु हुई थी, ऐसे तो उसको हत्या इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वहां के लोगों की देन थी, ठीक है। वहां के लोगों का मिस्टेक था, और जिस वजह से ये गैस जो है रिलीज हुआ था, लीक हुआ था, और इस वजह से आपको वहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। और भोपाल में है आपको भीमबेटका। भ से भोपाल, भ से भीमबेटका। भीमबेटका इतना ना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बार बार ये चीजें आएगा, इसलिए याद रखिएगा। भीमबेटका, भ से भीमबेटका, भ से भोपाल में, और भोपाल किसकी राजधानी? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत की गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण है। और इस समय चलिए यहाँ से, ये आपको एक अलग चीज है, मैं पहले ये चीजें आपको बता दूं, ठीक है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और इसी भोपाल में है आपको, इस भोपाल में क्या है? तो भीमबेटका है। भ से भोपाल और भ से भीमबेटका। भीमबेटका एक चीज के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ की जो गुफाएं मिले हुए हैं, यहाँ के जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में क्या है कि कुछ चित्र मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? चित्र। और ये शैलाश्रय है। ये गुफाएं किसके लिए वहां पर यूज किया जा रहा था? शैलाश्रय के लिए। शैल का मतलब होता है चट्टान। शैल का मतलब क्या होता है? चट्टान। और आश्रय मतलब समझ ही रहे हैं कि रहने वाला घर। यानी कि ये तो एक तो, चूंकि गुफाएं हैं तो किस चीज का? मिट्टी का तो गुफा है नहीं, ये शैल आश्रय है, यानी कि पर्वतों की गुफाएं हैं। और इस पर पर्वत तो जानते हैं शैल चट्टान से बना होता है, तो इसीलिए इसको शैल आश्रय कहते हैं। तो भीमबेटका में पत्थरों के गुफाओं का आश्रय मिला है, याद रखिएगा। यानी कि वैसे गुफाएं जिस पर चित्र बनाए गए हैं, यानी कि चित्रित गुफाएं। कौन सी गुफाएं? चित्रित गुफाएं। ये अवशेष जो है कहाँ प्राप्त होते हैं? तो हमें प्राप्त होते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल में। और भोपाल किसकी राजधानी? तो ये राजधानी जो है वो आपको मध्य प्रदेश की है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस समय के मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। तो ये तो, चूंकि हम लोग अभी किस में हैं? हम लोग हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा का मतलब होता है पुराना, पाषाण काल। और पाषाण काल को हमने कुल मिलाकर के तीन भाग में बांटा है। एक है पाषाण काल को तीन भाग में, एक पूरा, एक मध्य, और एक जो है नव पाषाण काल। तो अभी जब हम पूरा में है, तो ये तो इस एज के लिए ही प्रसिद्ध है कि समय के लोग आखेटक, आखेटक और खाद्य संग्रहण, खाद्य खाद्य संग्रहण किया करते थे। अखेट करते थे मतलब कि शिकार करते थे, और जो शिकार में इनके जो कुछ भी प्राप्त होते थे उसको ये लोग क्या करते थे? तो संग्रहित करते थे। तो ये चीजें तो आपको मालूम होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस काल के मनुष्य का जो जीवन है पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, मतलब कि वे अग्नि का प्रयोग नहीं किया करते थे। और संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। निग्रेटो क्या है? जाति है। भारत में पूरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर तीन अवस्थाओं में। अब चलिए, तो अभी तो हम पाषाण काल को तीन भाग में बांटे हुए थे, ठीक है। किसको? पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में बांटे हुए थे। अब हम बात करते हैं कि ये चीज याद में रखना है, ये चीज याद रखना है कि इस समय के जो मनुष्य थे वो निग्रेटो जाति के थे। किस जाति के थे? निग्रेटो जाति के थे, ठीक है। कौन सा काल अभी चल रहा है? अभी चल रहा है पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब भारत में बात करें, हम पूरे विश्व की बात नहीं करें, हम बात करें भारत में इस युग को। औजार प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब था टेक्नोलॉजी, यानी कि हथियार के टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटे तो तीन अवस्थाओं में हम बांट सकते हैं।
अब यहाँ पर अवस्थाएं हैं और ये काल है, ठीक है। अगर हथियार के आधार पर बांटे तो इसको भी हम 3 भाग में बांट देते हैं। एक निम्न पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कन्फ्यूजन क्या होता है। पहला पहला होता है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। और पाषाण काल को हमने बांट दिया है 3 भाग में। एक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सॉरी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अब इस पूरा पाषाण काल को हम उस समय के पूरा पाषाण काल में जो हथियार बनाए जा रहे थे, क्या बनाए जा रहे? हथियार जो थे, तो हथियार के टेक्नोलॉजी के बेस पर हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है निम्न, वही सेम यही चीज है। इसको जो हम पूरा पाषाण कह रहे थे ना, इसको हम निम्न कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल मतलब वही, जैसे इसमें भी 3 था ना, पूर्व, मध्य और उत्तर। तो इसी प्रकार 3 इसमें भी होंगे, लेकिन ये किसके? ये पूरा पाषाण काल के बाद मतलब भाग है। तो निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न के बाद हो जाएगा मध्य, निम्न के बाद हो जाएगा मध्य। देखिए सेम है ना, जैसे इसको 3 भाग में बांटे थे, पूरा, मध्य, उत्तर, उसी प्रकार ये भी है। निम्न, पूरा, मध्य, निम्न, मध्य और निम्न के बाद चूंकि ये निचला है तो उसके बाद हो जाएगा उच्च। क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, उच्च पाषाण काल, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा, पहला तो पाषाण काल को हम बांट दिए 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब पूरा को भी बांट दिए 3 भाग में, निम्न, सबसे नीचे उच्च और बीच में तो मध्य रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। यानी कि पूरा पाषाण काल भी 3 भाग में बांट दिया गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। तो हमने क्या सीखा कि पाषाण काल को 3 भाग में हमने बांटा, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को हम 3 भाग में बांट दिए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पर अवस्थाएं क्या है, मतलब ये चूंकि किसके बेस पर बांटा गया है? ये बांटा गया है हथियार के बेस पर। किसके बेस पर बांटा गया है? हथियार के बेस पर बांटा गया है। तो ध्यान समझिएगा, अब चूंकि हथियार के बेस पर बांटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक चीज आपको मिलेगा। क्या मिलने वाला है? तो ये किस बेस पर? निम्न पूरा पाषाण काल, यानी कि इस पूरा पाषाण काल के जो निम्न कैटेगरी के थोड़ा सा लो क्वालिटी के जो होते थे हथियार, इसको इसमें रखा गया है। अब इसको समझिएगा तो कभी आपके माइंड से नहीं उड़ेगा। मध्य पूरा पाषाण काल कहने का मतलब कि इसमें जो हथियार थे थोड़ा मीडियम क्वालिटी के थे, मिडिल क्वालिटी के, ओके। और यहाँ पर जो थे उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें हाई क्वालिटी के थे। क्या थे? हाई क्वालिटी के। और आप भी जानते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आता है, और टेक्नोलॉजी जो होता है नॉर्मल टेक्नोलॉजी से सुपर टेक्नोलॉजी में बदल जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस पर अगर उसके वेपन्स को यानी कि हथियारों को बांटते हैं तो 3 भाग में बढ़ जाता है। एक निम्न पूरा पाषाण काल में, यानी कि इस पूरा पाषाण काल में जो हथियार बनते थे थोड़ा सा निम्न टाइप के थे, मतलब कि लो क्वालिटी के थे। ये थोड़ा मिडिल क्वालिटी के और ये हाई टेक्नोलॉजी वाले। क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ऐसे में आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस पर बांटा मतलब इसमें थोड़ा सा लो टेक्नोलॉजी वाले, थोड़ा सा मिडिल टेक्नोलॉजी वाले, और ये इस काल का सबसे उच्च क्वालिटी और टेक्नोलॉजी वाले थे। मतलब कि ये कहने का नहीं है मतलब कि यहाँ पर सबसे हाई टेक्नोलॉजी का चीज बन गया, नहीं, मतलब इस काल में जितने हथियार बने उन हथियारों में से तीसरे एज में थोड़ा सा अच्छा हथियार बन रहा है, ठीक है। अच्छे तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अन्यथा तकनीक तो आज न डेवलप हुआ है और आने वाले समय में भी और डेवलप होगा, ठीक है। तो हम पूरा पाषाण काल के वेपन्स को 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। निम्न यानी कि थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी कम होगा, मिडिल टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी, ओके। अब इसमें क्या है? हैंड एक्स है, यानी कि हस्त कुठार है। अब हैंड एक्स मतलब क्या होता है? हस्त कुठार का मतलब क्या होता है? तो टंगुली, नाम आप लोग सुने होंगे टंगुली। एक्स का मतलब ऐसे भी टंगुली होता है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है विदारिणी। विदारिणी का मतलब होता है फाड़ने वाला चीज, किसी भी चीज को फाड़ने के लिए, ठीक है। तो विदारिणी का मतलब होता है फाड़ने वाला, ठीक है। अब ये हस्त कुठार यानी कि टंगुली और फाड़ने वाला, ये दोनों चीज किस में आ गया? तो निम्न पूरा पाषाण काल में। मध्य में है, इसमें थोड़ा सा आपको फ्लक्स से बने औजार मिल जाते हैं। कौन से? फ्लक्स यानी कि सल्क। फ्लक्स जो हम लोग उस समय पढ़े हुए थे, फ्लक्स और कोर प्रणाली वाला जो हथियार बनाए गए थे। फ्लक्स यानी कि, अब फिर से थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर दीजिए, क्या क्या था? फ्लक्स था और प्लस कोर प्रणाली। इन दोनों प्रणाली से कुछ पत्थर के हथियार बने हुए थे और कुछ हथियार बने हुए थे किसके? प्रस्तर के। किसके? प्रस्तर के। पत्थर के हथियार मिलते हैं कहाँ? मद्रास में मिलते हैं, जो कि मद्रास कहाँ है? वर्तमान के चेन्नई में है।
और प्रस्तर वाला बात बोले तो हमने क्या बोला था, मान लीजिए कि प्रस्तर मतलब कि प्लस्तर, और प्लस्तर मतलब बेलन। बेलन बड़ा चिकना होता है ना प्लस्तर की तरह। तो एक तो हो जाएगा बेलन घाटी। बेलन घाटी, तो एक बेलन से औरतें पिटती हैं, और भैंसे किससे पिटती है, अपने सिंग से पिटती है, तो सिंगरौली है। और बात करें ये दोनों कहाँ पाए जा सकते हैं, तो यूपी के मिर्जापुर में, बड़ा फेमस नाम है, समझ गए ना। रंगदारी और वहां पर मतलब ठोकने से रिलेटेड ये इस चीज के लिए मिर्जापुर फेमस है। तो चलिए, तो वही फलक से बना हुआ यहाँ पर औजार मिल रहा है, कहाँ, मध्य में, यानी कि मिडिल मिडिल टेक्नोलॉजी का जब थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो उस समय शल्क यानी कि फ्लक्स के बने औजार मिलते हैं, और इससे पहले जो मिलते हैं इसमें मिलते हैं हस्त कुठार और विदारिणी। इसके बाद वाले में भी शल्क के मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ब्लेड टाइप का मिल जाएगा, इनकी थोड़ा सा तेज धार वाला मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको हस्त कुठार विदारिणी जो है उतना तेज नहीं था, उतना इसके जो दार थे, जो काटने के लिए जो इसका धारियां, मतलब जो धारियां थी वो उतने अ, मतलब क्या बोले, शार्प नहीं था, हिंदी शब्द क्या होगा बता नहीं पा रहे हैं। तो शार्प नहीं थे, शार्पनेस कम था। मध्य पाषाण काल में जब सल्क का प्रयोग हो रहा है फ्लक्स का, तो थोड़ा सा शार्पनेस आती है, थोड़ा सा धार तेज हो जाता है। और तीसरा में जब आते हैं थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो सल्क तो है ही, इसके साथ साथ फ्लक्स, यानी कि अब सॉरी फलक आ जा रहा है। और फलक का मतलब क्या होता है, कि फलक का मतलब होता है कि पतला कोई चीज, जैसे कि ब्लेड की तरह। तो ये पतला है तो थोड़ा सा इसका जो धार है क्या होगा, तेज होगा। तो कुल मिलाकर के तीन चीजें, अब कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, निम्न में आपको किसी भी प्रकार का हाई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें बस एक कुल्हाड़ी मिलेगा, और वो भी कुल्हाड़ी जो हाथ से चलाए जाए, तो इसको हम कहेंगे हस्त कुल्हाड़ी, या हस्त कुठार कह सकते हैं, या हैंड एक्स कहते हैं। क्या कह सकते हैं, हैंड एक्स। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, तो एक तो ये चीज मिलता है। दूसरा विदारणी होता है, विदारणी का मतलब होता है फाड़ने वाला, किसी भी चीज को बीचे बीचे फाड़ दे, अब बीचे से फाड़े या जहां से भी फाड़े, वो तो मतलब आप समझे कहाँ से फाड़ेंगे। तो एक ये चीजें मिल जाती है। उसके बाद हमें मिल जाती है मध्य पूरा पाषाण काल में आ जाए तो इसमें आ जाता है फ्लक्स, और इससे याद हो जाना चाहिए मिर्जापुर, ठीक है ना। फ्लक्स आ जाता है, और फ्लक्स के साथ यहाँ पर ब्लेड आ जाता है। तीन चीजें याद रखना है, लेकिन इसमें ब्लेड के साथ साथ फ्लक्स भी है। क्या है, फ्लक्स भी है। ये तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा। अभी तक हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला पॉइंट, इसमें कोई भी रिटेन साक्ष्य नहीं मिला था। दूसरा हमने पढ़ा था अध्य ऐतिहासिक काल। अध्य ऐतिहासिक काल, इसमें रिटेन मिला हुआ था बट पढ़ नहीं पाए थे। तीसरा मिलता है हमें ऐतिहासिक काल। क्या मिलता है, ऐतिहासिक काल। इसमें भी आपको रिटेन साक्ष्य मिल जाते हैं। ओके, चलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं इसी में पाषाण काल। क्या आते हैं, हमने अब तक कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया, तो पाषाण काल। और पाषाण काल जो है आपको तीन पार्ट में बांट दिए गए। कौन कौन से तीन पार्ट हो गए आपको, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल। उसके बाद हम पढ़े कि आपको पूरा पाषाण काल भी हथियार के टेक्नोलॉजी के बेस पर तीन भाग में बांट दिया गया। एक तो थोड़ा लो टेक्नोलॉजी यूज होने वाला हथियार था, जिसको हमने बोला निम्न। निम्न मतलब थोड़ा सा कमजोर। निम्न, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद पढ़ा उत्तर पूरा पाषाण काल। कौन सा, उत्तर। उत्तर सॉरी, उत्तर यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ये निम्न है तो इसको उच्च कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, क्योंकि ये समय के बेस पर बांटा गया और ये टेक्नोलॉजी के बेस पर बांटा गया है। किसके बेस पर बांटा गया, टेक्नोलॉजी के। तो इसलिए इसमें पूरा लगाए हैं, क्योंकि पुराना, बीच समय का, और बाद वाले समय का, इसलिए इसको हम नौ पाषाण काल भी कहते हैं। लेकिन ये तो हम टेक्नोलॉजी बेस पर बांटे हैं, और टेक्नोलॉजी बेस पर बांटे हैं इसलिए हम इसको कहेंगे निम्न टेक्नोलॉजी, का मतलब कि थोड़ा लो टेक्नोलॉजी यूज वाला। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है लो टेक्नोलॉजी, इसमें जो है मिडिल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मिडिल टेक्नोलॉजी का, और इसमें थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, और इसलिए हम कहते हैं इसको उच्च, उच्च पूरा पाषाण काल। बात करें इसमें आपको मिलता है आपको हैंड एक्स, हाथ से चलने वाले कुल्हाड़ी, ठीक है, हैंड एक्स मिलते हैं। हैंड एक्स के साथ साथ विदारणी भी इसी प्रकार का होता है,
ठीक है। विदारणी भी लगभग काम यही करता है जो कुल्हाड़ी करता है, ठीक है। लेकिन कुल्हाड़ी का काम क्या है कि कुल्हाड़ी आपको सॉरी सिग्नल थोड़ा डैमेज है, चलिए आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको फ्लक्स का प्रयोग हो जाता है, किसका, फ्लक्स का, और फ्लक्स को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लेड, सॉरी ब्लेड नहीं, सल्क। और इसमें जो हो जाता है आपको फ्लक्स तो है ही, एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है ब्लेड। और जब समझ रहे हैं कि ब्लेड का जब यूज हो रहा है तो ब्लेड मतलब क्या, फलक, और ब्लेड का जब यूज हो रहा है तो थोड़ा सा उसका शार्पनेस ज्यादा होगा, ये आप भी ये चीजें समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग इतना तक तो पढ़ लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आज इस चैप्टर को खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो 4 घंटा का क्लास क्यों ना हो, और इतना मस्त पढ़ाएंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। पूरा का पूरा आपको हो जाएगा याद, ठीक है ना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा आज के आज और अभी के अभी और इसी दिन के इसी दिन में याद करा देंगे, ठीक है। बार बार हम लोग रिवाइज करते चलेंगे ताकि हमारा कुछ भी छूटे नहीं और यहीं के यहीं पर याद हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि ये कुछ स्थल है और कुछ यहाँ पर क्षेत्र है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ स्थल के बारे में पढ़ेंगे तो पहले ये जान लें कि ये क्षेत्र जो है, ये जो स्थल है वो किस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ये छोटा मतलब एरिया है और इसका थोड़ा प्रसिद्ध एरिया जो है जिसके अंतर्गत ये आ रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है स्थल पहलगाम, और पहलगाम कहाँ आ जाएगा, कश्मीर में। पहलगाम कहाँ आ जाएगा, कश्मीर में। अगर हम भारत का नक्शा बनाए, किसका नक्शा बनाए, भारत का, तो मान लीजिए कि ये कश्मीर वाला एरिया है, सॉरी जो भी हो, मतलब ये कश्मीर है। और अगर हम ऊपर से हैं, कभी भी कोई भी चीज ऊपर से ही आता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से हैं तो ये पहला गांव आता है, पहलगाम। जब भी बात आएगा किसकी, पहलगाम का, ये A to Z चीजें आपको याद होंगी, याद होंगी और यहीं पर होंगी। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो पहलगाम, और पहलगाम मतलब पहला गांव। और पहला गांव कभी भी भारत के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि सिंपल चीज है वो कश्मीर। तो पहलगाम आ जाएगा कहाँ, कश्मीर में आ जाएगा, ठीक है। A to Z चीजें आपको यहीं पर याद होंगी, बस आपको क्लास पूरा थोड़ा ध्यान से देखना है। शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा कि क्लास बड़ा स्लो है, लेकिन अब तो आपको लग रहा है ना कि पूरा का पूरा चीज सीधे आपके माइंड में है। अगर आप रिवाइज ना भी करें तो भी इसका 80% चीजें आपके माइंड में रहने वाली है। बाकी रिवाइज करें तो इस सेक्शन से प्रश्न आए और छूट जाए ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, ठीक है। तो पहलगाम जो है वो कश्मीर से हो गया। वेलन घाटी की बात करें, किसकी बात करें, वेलन घाटी। अब कहीं कहीं पर इसको वेलन घाटी और कहीं कहीं वेनल घाटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब लिखा जाता है लेकिन हम इसको वेलन घाटी ही समझेंगे, क्या समझेंगे, वेलन घाटी। तो बेलना चलाने का काम यूपी वाली महिलाएं ज्यादा जानती हैं। तो ये कहाँ आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो जाएगा, कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक है। तो इलाहाबादी महिलाएं जो होती हैं ना, बेलना बड़ा अच्छा से चलाती है, ये याद रखिएगा, इलाहाबादी महिलाएं, इलाहा, ठीक है ना, इलाही नाम सुने होंगे। तो इलाहाबादी बेलना प्रसिद्ध है। भीमबेटका भाष्य, भीमबेटका भाष्य हमने क्या बताया था, भोपाल, और भोपाल किसकी राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की है, किसकी है, मध्य प्रदेश की। तो भीमबेटका के साथ साथ एक और चीज होती है, आदमगढ़। आप देखे होंगे कि अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा तो देखा होगा कि भीम के एक पुत्र थे, हालांकि ये राक्षस कन्या से शादी किए थे, ठीक है। तो इनके जो पुत्र थे वो एक मतलब बहुत विशाल शरीर वाले थे। तो वो आदम जमाने के व्यक्ति जैसे थे। तो भीम बेटका के साथ ही एक और इसी के क्षेत्र में आ जाता है आदमगढ़। और चूंकि ये दोनों कहाँ है, भोपाल के मध्य प्रदेश में, तो आप इसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश। और जिला, चूंकि भोपाल क्या है, भोपाल आपको राजधानी है, और इस राजधानी में अगर हम बात करें जिला कौन सा, तो होशंगाबाद, कौन सा, होशंगाबाद आप याद रख सकते हैं, होशंगाबाद। भीम से ज्यादा होश किसको था, क्योंकि भीम तो बड़े से बड़े लोगों को ना होश याद दिला देते थे। जो बेहोश हो गए थे ना, अपने मद में चूर हो जाते थे अपने बल के द्वारा, मेरे पास बहुत बल है, तो उनको होश दिलाते समय इनको मतलब समय भी नहीं लगता था। जो बेहोश होके आते थे उनको होश दिला देते थे। तो बात करते हैं 4 नंबर, 16 आर और सिंगी तालाब।
ये आपको मिलेगा नागौर जिले में, राजस्थान। अब याद रखिएगा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप जानते हैं कि तापमान रहता है ऊपर। तापमान क्या रहता है? ऊपर। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर हम मान लीजिए मिटा दिए तो उससे पहले 10 सेकंड पीछे कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राजस्थान में क्या है कि गर्मी बहुत भीषण पड़ती है, और वहां पर राजस्थान में जो भूमि है वह मरुस्थल है, ठीक है। तो वहां पर जब भी बात आएगा सिंगी तालाब का, किसके? सिंगी तालाब का। तालाब का जैसे ही बात आएगा सिंगी तालाब, तो राजस्थान में, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है राजस्थान वालों को, ठीक है। वहां पर नदियां तो आपको जानते ही है क्या स्थिति है नदियों का, ठीक है। तो तालाब ही वहां पर लोगों के जीवन यापन का और जल पूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब भी बात आएगा सिंगी तालाब, तो तालाब समझ लीजिए कहाँ जरूरत है? राजस्थान में। अब बात करें शुल्लार का, किसके? शुल्लार के। तो 16 आर से हम आपको समझाते हैं कि 16 आर, हम लोग के बिहार में आर का मतलब क्या होता है? एक आर बांधा जाता है, मतलब कि जिसको हम लोग डनेर कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं बता नहीं सकते हैं। मतलब कि जैसे दो खेते हैं और ये इसका है इधर किसी और का, तो बीच में एक बांध टाइप का होता है, इसी को हम लोग आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। तो इस मरुस्थल वाले जगह पर एक क्या 16 भी आर बांध दीजिए तो भी बालू है ना, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी बात आएगा सिंगी तालाब का, 16 आर का, तो समझ लीजिए कि ये आपको है राजस्थान में, ठीक है। और जिला कौन सा होगा तो याद रखिएगा, ये जो 16 आर है और जो तालाब है सिंगी तालाब, राजस्थान में मरुस्थल है। गर्मी इतना है ना है कि वे लोग तो काले हो जाते होंगे। क्या हो जाते होंगे? काले हो जाते होंगे। अब सिंपल सी बात है कि काले हो जाते होंगे, तो ये गोरे नहीं होंगे। गोर ना होंगे तो नागौर, ठीक है। तो 16 आर से राजस्थान का है। सिंगी तालाब, तालाब किसको? राजस्थान की जरूरत है। जिला की बात करें तो राजस्थान में यहाँ के लोग जो भी होंगे वे नहीं होंगे गोर, तो हो जाएगा नागौर। ओके, चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। आराम से पढ़िए, ठीक है, और ठीक से पढ़िए। बिल्कुल खत्म होगा हिस्ट्री आपका, और पूरे एक एक पॉइंट के साथ खत्म होगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। हम लोग एक बार ऊपर से बात कर लेंगे। ऊपर था पहलगाम। पहला गांव कहाँ? पहलगाम कहाँ? कश्मीर का हिस्सा। वेलन घाटी, तो वेलना तो प्रसिद्ध है यूपी वाले महिलाओं को, खास करके इलाहाबादी वाले। और भीमबेटका की अगर बात करें, किसकी बात करें? भीमबेटका की बात करें, तो भ से भीमबेटका। और भीम के बेटा कैसा था? भीम का बेटा कैसा था? आदम जमाने का था, ठीक है ना। तो भीम कहाँ? भ से भीम, भ से भोपाल। और भोपाल के किस जिले की अगर बात करें, तो जानते हैं ना, भीम जिसको पीटते थे ना उसको होश दिला देते थे, तो होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद। ये चीजें हो जाएंगी। आर से राजस्थान, तो 16 राजस्थान का हिस्सा है। और सिंगी तालाब की अगर हम बात करें, तो सिंगी तालाब, तालाब भी किन राजस्थान वालों की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं नेवासा, ठीक है, किसका? नेवासा की। चलिए, कंसेप्ट डेवलप करने से जैसे ही ये चीजें सामने आती है ना, वो कंसेप्ट आपको याद आ जाता है। सिंगी तालाब, तालाब की जरूरत किसको थी? तो राजस्थान वालों की थी। 16 आर है ना, तो राजस्थान वाले हो गए। और कुल मिलाकर के यहाँ के लोग तो गोरे होंगे नहीं, तो ये किस जिला में आ जाएगा? तो नागौर जिला में हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेवासा। नेवासा में से हम लोग इसको नवासा, एक शब्द हम लोग के माइंड में आता है। नवासा का मतलब होता है कि अगर कोई लड़की अकेली है, इसके पास कोई भी भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो ये जिससे शादी कर ले, जिस पुरुष से शादी कर ले, इसका जो भी प्रॉपर्टी है सभी प्रॉपर्टी इसी के हो जाते हैं। और ऐसे शादी को हम कहते हैं कि ये शादी जो होता है नवासा पर है। कहाँ पर है? नवासा पर है। तो नवासा जो है ना, सबसे जानते जानते हैं ना, अगर आप लोग को ही अगर चाहे कि हमको नवासा का जमीन कहाँ का मिले, तो महाराष्ट्र, यानी कि फिल्म जगत, फिल्म इंडस्ट्री का तो लेना चाहेंगे ही। तो जब भी बात आएगा नवासा, तो हमारी शादी होने वाली है नवासा में। और लड़की कहाँ की है? तो हीरोइन है कहाँ की? महाराष्ट्र की। और बाकी उसके बाद शादी होगा, और नवासा पर हमको यहाँ पर मिलने वाला है क्या चीज? नवासा मतलब वहाँ की प्रॉपर्टी। तो नवासा से याद रखिएगा, महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। चलिए देखते हैं आगे की ओर। अब महाराष्ट्र के अहमदनगर एक याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
बात करते हैं हुशंगी। किसकी बात करें? हुशंगी। हुंसगी की बात करें, हुंसगी, तो गुलबर्गा जिले में, कर्नाटक। अब देखिए क्या है, हुंस। अब हुस्न तो आप लोग सुने होंगे, हुस्न क्या हिंदी में कैसा लिखा था वो आप लोग देख लेंगे, शायद ऐसे ही लिखा जाता हो, हुस्न के गुलाब। किसके गुलाब? हुस्न के गुलाब। यानी कि हुस्न, हुस्न का मतलब होता है शरीर, ये एक उर्दू शब्द है। तो हुस्नगी जो है, यानी कि जो हुस्नगी है, ये अर्थात जो शरीर की बातें चल रही है वो कैसी होनी चाहिए? गुलाब की तरह होनी चाहिए। तो हुस्नगी यानी कि हुस्नगी गुलबर्गा जिले में, कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक में। और वैसे भी हुस्न की परी तो करती है, बहुत करती है सब नाटक। क्या करती है? सब करती है सब नाटक। तो हुस्न की परी करेगी नाटक, कर्नाटक की है। और कर्नाटक में भी ये हुस्न की परी इसलिए है क्योंकि बिल्कुल गुलाबो है। ये क्या है? गुलाबो है। तो गुलबर्गा के है, क्या है? गुलाबर्गा के, यानी कि गुलबर्गा है। आप इसको गुलाब के तौर पर याद कर सकते हैं। तो ये है हुस्न की परी, गुलाब की तरह। हाँ, आए कब जी? दी का काला वाला। हमारा बता ना, रुकी देता नहीं। का हम्म, चलिए। हम्म, तो ये क्या है? हुंसकी है। अब सबसे अंतिम में है, नाम कितना अच्छा है, अट्टी, अट्टी राम पक्कम, अट्टी राम पक्कम, अट्टी राम पक्कम। नाम जितना वीआईपी है, तमिल भाषा पहले ही लग रहा है आपको, ठीक है। ये म अधिकांश लगता है किसमें? तमिलनाडु में। और इन लोगों का नाम भी गजब गजब का होता है, क्योंकि भाषा ही है, वो एक भाषा है, तमिल भाषा है। तो अट्टी राम पक्कम, ये क्षेत्र किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से। हालांकि इसके जिला का यहाँ पर कोई व्याख्या मिला नहीं था, और इस वजह से इसके जिले वगैरह की जानकारी हम नहीं दे पाए हैं। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा कंफर्म हो ले। पहला गांव कश्मीर, बेलन है आपको इलाहाबाद का फेमस, भीम बेटका, भीम के बेटा आदम, भीम के बेटा कौन सा? आदम। और ये कहाँ के थे? तो भाषा भीम, और भाषा भोपाल, और भोपाल मध्य प्रदेश के हैं। हालांकि जिला की बात करें तो ये भीम जिसको पिटते थे उसको होशियार दिला देते थे, तो होशंगाबाद हो जाएगा। आर और सिंगी तालाब, तालाब राजस्थान की जरूरत है, और आर से भी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ के लोग नहीं होंगे, गोर नागौर नेवास नवासा हमको कहाँ चाहिए? कहाँ का चाहिए? तो वो चाहिए हमको कहाँ के? महाराष्ट्र के चाहिए। बात करें हुशंगी का, तो हुस्न की जलवा बिखेरेगी गुलाबो बाई, और ये गुलाब वाली कहाँ मिलेगी आपको? कर्नाटक में, क्योंकि करेगी नाटक, तो कर्नाटक जिले की हो जाएगी, ठीक है। अट्टी राम पक्कम की बात करें तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। और अब यहाँ पर बात करें हम थोड़ा कि मध्य पूरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल। अब ये जो था पूरा पाषाण काल का था, चूंकि पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा था? तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग में, पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नव पाषाण काल, या फिर इसी को हम कहेंगे उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 3 भाग में था। कौन कौन था? एक था आपको निम्न, ये टेक्नोलॉजी के बेस पर हथियार जो मिले हैं, तो हथियारों का कैसा टेक्नोलॉजी रहा है इस बेस पर, जिनमें आपको हैंड एक्स मिला है, यानी कि हस्त कुठार या हस्त कुल्हाड़ी कह सकते हैं, या फिर विदारणी एक और मिला है इसमें। इसके बाद मध्य यानी कि मिडिल टेक्नोलॉजी का मिलता है, जिसमें आपको मिल जाता है फ्लक्स वाला, और इसमें फलक वाला मिलता है। फ्लक्स के साथ फलक यानी कि ब्लेड, ये तीनों चीजें मिलते हैं। तो अब चले पूरा पाषाण यहाँ पर हो गया समाप्त। अभी जो यहाँ पर जो भी चीजें मिले, जो भी हमने हुशंगी देखा, अट्टीराम पक्कम देखा, उसके बाद निवास देखा, उसके बाद सोलार सिंगी तालाब देखा, उसके बाद भीमबेटका हो, आदमगढ़ हो, वेलन घाटी हो, और ये पहलगाम हो, तो ये
इन क्षेत्रों में जो है आपको पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के अवशेष जो है कहाँ कहाँ मिले हैं और इससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिए भीमबेटका आपको उसमें भी आया था और भीमबेटका इसमें भी है। उसमें भीमबेटका के साथ साथ इसका बेटा भी था, कौन? आदम जमाने का आदमगढ़, ठीक है। लेकिन इसमें केवल भीमबेटका है, आदमगढ़ से किसी भी प्रकार का मध्य पूर्व पाषाण युगीन कोई भी अवशेष नहीं मिल रहा है। ये सभी चीजें आपको याद रखना होगा और ठीक से याद रखना होगा, अन्यथा आप हो जाएंगे कंफ्यूज। सब कुछ जानते हुए भी वहां पर आदमी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। तो भीमबेटका नवासा भी वहां पर मिला था और यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि नवासा याद रखिएगा आपके शादी के समय मिलता है तो आपके बुढ़ापा में भी इसका फायदा मिलता है। नवासा का जमीन किसका है? आपका है। तो कुल मिलाकर के नवासा भी आपको पूरा पाषाण काल में भी है और आपको मध्य पाषाण काल में भी है, दोनों में है। भीम के बेटा यानी कि भीमबेटका आपको पूरा पाषाण काल में भी मिलते हैं और आपको मध्य पाषाण काल में भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, ये कहाँ गए, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। एक है पुष्कर, नया नाम आया पुष्कर, और ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ी या फिर रोहिणी पहाड़ी भी आप कह सकते हैं। मतलब 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर आपको मिल रहा है पुष्कर, पुष्कर क्षेत्र, और 4 नंबर पे आपको मिल रहा है ऊपरी सिंध की, सिंध की रोहिणी, रोहिणी पहाड़ियां, ठीक है, रोहिणी पहाड़ियां। तो याद रखिएगा मध्यपुरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें एक आ जाते हैं भीम, बहुत मजबूत आदमी है तो वो तो इसमें भी आ जाएंगे। और नवासा तो हमको जब तक मिले तब तक फायदा है, पूरा पाषाण काल में भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। 2 चीजें। तीसरा चीज है, अब नवासा मिल किसको रहा है? तो पुष्कर को मिल रहा है। जब अभी तक तो पिछले में नवासा की बात चली थी कि नवासा मिले किसको? तो पुष्कर को मिले, ठीक है। एक पुष्कर इसमें आया मध्य पाषाण काल में, और शादी किससे होगा? तो सिंध से होगा, सिंधु से होगा, ठीक है ना। तो ऊपरी सिंध की जो रोहिणी पहाड़ी है उसी पहाड़ी में शादी होने वाला है। तो रोहिणी और सिंध ये दोनों बहनों से शादी हो जाए और दोनों का दोनों नवासा समझ लीजिए कि पुष्कर को मिलने वाला है। ये चीजें याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 4 तक हुआ, अब यहां पर है 5वां। सिंध में कौन है? रोहिणी पहाड़ी। सिंध में कौन? तो सिंधु और रोहिणी याद रख लीजिएगा, मान लीजिए कि दोनों क्या है? अपनी बहनें हैं। अब बात करते हैं नर्मदा की। कहाँ की? नर्मदा के किनारे स्थित शमानापुर, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 भागों में बांट दिए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मतलब की अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल को टेक्नोलॉजी बेस पर, उसके हथियार के जो प्रस्तर उपकरण थे, ठीक है, उसके बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको 3 भाग में बांट दिए थे। तो उसी चीज का यहाँ पर आप काल देख लीजिए। 2.5 लाख से लेकर के एक, ढाई से कितना? 1 लाख से लेकर 40,000 और 40 से लेकर के 10,000 तक। ये आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 से 1, 1 से 40,000, 40,000 से 10,000 पर काम खत्म। अब 10 के नीचे जो आ जाएगा वो मध्य पाषाण काल आ जाएगा, ठीक है। मध्य का मतलब तो समझते हैं मिडिल, ठीक है। तो आइए हम अब इसमें आते हैं। बाकी इससे संबंधित हम कुछ क्षेत्र ऊपर ही देख चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य पूरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है। तो ये मध्य पूरा पाषाण युग के, और इससे पहले जो था पूरा पाषाण का, पूरा पाषाण का। अगर उस समय बोलने में अगर कोई समस्या हुआ हो या फिर कोई मिस्टेक हुआ हो तो इसके लिए माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि उस समय मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आपको क्या बोला था मैं। मध्य पूरा पाषाण काल कहीं मध्य पाषाण काल तो नहीं ना बोला था, देख लीजिएगा उसको। खैर जो भी हो, लेकिन ये क्या मध्य पूरा पाषाण काल का है। तो अब
मध्य जो है आपको दो चीजों में है, एक तो पाषाण काल का दूसरा हिस्सा, और एक पूरा पाषाण काल को भी जब हम बांटे हैं तीन हिस्सों में, तो इसमें भी बीच वाला जो है मध्य ही है। ठीक है, तो ये मध्य पूरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है मध्य पूरा पाषाण काल के। ठीक है, तो भीमबेटका हुआ, आपको नेवासा हुआ, पुष्कर हुआ, पुष्कर की शादी किससे, रोहिणी से। ठीक है, उसके बाद ऊपर आपको कौन कौन से थे, हम ये आदमनगर। ठीक है, अ, आदमनगर था, और उसके बाद से हुनसगी था, अट्टीराम पक्कम था, शोलार, सिंगी तालाब, वेलन घाटी और पहलगाम। ये सभी चीजें आपको पूरा पाषाण काल के ही है, लेकिन पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांट दिया गया है, जिसमें है आपको निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण के ये हो गए, हालांकि उच्च वाले यहाँ पर नहीं मिले थे, तो अ, फिलहाल में हम लोग चलते हैं किसका, मध्य पाषाण काल में। तो ये पूरा पाषाण काल के ही तीन भाग थे, निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न 2.5 से 1 होता है, 1 से 40 होता है, और 40 से 10 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं मध्य पाषाण काल का, तो पाषाण काल के मिडिल पार्ट में हमारा है, और इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे थे, और इसीलिए इसको लघु पाषाण उपकरण यानी कि छोटा पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण मतलब पत्थर का हथियार, उपकरण, अब जो भी हो, हथियार हो या जो कुछ भी हो, लेकिन ये किसका उपकरण है, तो मध्य, सॉरी इसका ढक्कन तो मिल ही नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेते हैं। बात करते हैं तो जो मिडिल है, याद रखिएगा कि माइक्रोलिथ इसको इंग्लिश में कहते हैं ना, हाँ चलिए है ही, इसको घेर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंग्लिश हो गया माइक्रोलिथ, हिंदी में इसको लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघु पाषाण उपकरण। थोड़ा सा मैं मार्कर का ढक्कन देख लूं, क्योंकि ये सूख रहा है, ड्राई हो रहा है। इसका ढक्कन क्या हुआ भैया, चलिए सॉरी, मिल गया। तो पाषाण काल जो है आपको तीन भाग में थे, पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और जो मध्य पाषाण काल है, इस समय जो हथियार मिले हैं वो जो उपकरण थे छोटे छोटे थे, और इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण उपकरण। पाषाण और उपकरण को जब मिलाएंगे तो पाषाणोपकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर मध्य काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चाल सिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए थे। मतलब उसमें जो, अच्छा, इसमें जो बटखारा वगैरह जो मिला है, बटखारा आपको हड़प्पा कालीन बटखारा यानी कि जिसको बाट कहते हैं, ये बाट चट पत्थर के ही थे। ठीक है, आपको हम पढ़ाए हुए थे क्लास में। ठीक है, तो ये क्या है, पत्थर के प्रकार हैं, ये कुछ अलग चीजें नहीं है। अब पूरा पाषाण काल में जहां क्वार्टजाइट का प्रयोग होता था हथियारों को बनाने के लिए, वहीं मध्य पाषाण काल में, किसमें, मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चाल सिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं। मतलब ये याद रखिए ना, क्वार्टजाइट के अलावा अगर दूसरा आ रहा है तो आपको मध्य पाषाण में चल जाएगा। क्वार्टजाइट के आपको अगर हथियार मिल रहे हैं तो पूरा पाषाण में चल जाएंगे, किसी को दिक्कत। अब पूरा पाषाण भी था, तीन प्रकार के था, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार पर बांटे हुए थे। पहला जो था, इसमें आपको हैंड एक्स मिला हुआ था और क्लेबर यानी कि विदारिणी मिला हुआ था।
दूसरे की बात करें तो इसमें आपको फ्लक्स वाले, फ्लक्स बेस पर मिले हुए थे। और तीसरा में फ्लक्स के साथ साथ आपको फलक वाले भी थे। फलक मतलब जिसको हिंदी में ब्लेड कह सकते हैं, सॉरी हिंदी में फलक है, ब्लेड कह सकते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी किस चीज से, क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे, ठीक है ना, क्वार्टजाइट से। जबकि वहीं मध्य पाषाण में आते हैं तो थोड़ा सा इससे भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसका किनारा जो था ना, जो कोर था ना, कोर जो था वो थोड़ा ज्यादा शार्प होता था। किसके, एगेट के हो गए, जेस्पर के हो गए, चर्ट के हो गए, चार्ल्स सिडनी के। आगे चल के हम चर्ट का जब आपको बाट दिखाएंगे तो देखिएगा कितना, मतलब इतने हजारों वर्ष पूर्व के वो हैं, और अभी भी उसके जो शार्पनेस है इतना क्लियर है कि मतलब आप देख के ही थोड़ा सा सोचने लगेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। थोड़ा सा पानी पी ले, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस समय के जो प्रस्तर उपकरण है, ये राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाया गया है, ध्यान से समझिएगा। राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर। मतलब कि अगर हम पूरे भारत की बात करें, ठीक है, ऐसे तो, सॉरी, मतलब बनाने तो मुझे नक्शा आता नहीं, बस ऐसे ही बता रहे हैं। राजस्थान, यहाँ गुजरात और मालवा इस क्षेत्र में आ जाइए। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ आ जाइए। उड़ीसा जस्ट इसके बगल में आ जाइए। आंध्र प्रदेश की बात करें, दक्षिण भाग में आ जाइए। और कहाँ गया, मैसूर की बात करें, ठीक दक्षिण भाग में ही आ जाइए। तो कुल मिलाकर के आप इसे समझ सकते हैं कि जो उपकरण मिले हैं मध्यकालीन, वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। राजस्थान मिल जा रहे हैं, गुजरात, मालवा, ये उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, और इधर आपको हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। और आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आपको हो गया एक मैसूर, ठीक है। तो जब आप मैप को देख लेते हैं तो यही चीज होता है कि थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। जैसे ही बात आएगा आपको किसके, ये क्या है, मध्य पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल आपको एक भीम बेटका में मध्य प्रदेश में मिलता है, और बाकी सभी चीजें इधर की ओर आ जाती हैं। जबकि इधर हम देखें तो आपको मिल जा रहा है, ये किसके मिल जा रहे हैं, ये मिल जा रहे हैं आपको मध्य पाषाण काल के, ठीक है। तो ये अगर मैप अगर अपने माइंड में डेवलप कर लिए तो आप सीधे इसके बाद कभी भी बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, आंध्र प्रदेश, इधर आपको राजस्थान, मालवा, मालवा पठारी भाग है, और फिर गुजरात, ठीक है। तो ये जो चीजें मिल रही है इधर, जो मिल रही है आपको किसके, मध्य पाषाण काल के उपकरण मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए, वैसे तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर का आधा भी नहीं खत्म किए हैं।
थोड़ा सा हेल्थ इशू है, सर्दी बुखार खांसी सब कुछ है। बट अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर सिलेबस भी नहीं खत्म होगा, और जो लोग पूरे क्लास करने में अगर उनको समस्याएं भी हो रही है या फिर वो बोर हो रहे हैं तो फिर जॉब तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपने बहुत सारे आदतों को हटाने के बाद ही हमें जॉब मिलती है। ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखना ही रखना होगा, अन्यथा फिर मिलेगा उन्हीं को जो अपने क्लास के प्रति सजग है और उनमें नियमितता है। बाकी अनियमितता अगर आप बरत रहे हैं तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब बात करें तो अभी हाल ही में कुछ अवशेष मिले हैं मिर्जापुर, सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये तो पहले की बात है, और ये मध्यकालीन उपकरण यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से, ठीक है। अब कुछ अन्य मिलते हैं वर्तमान में जो मिले हैं, और ये भी मध्यकालीन ही है। और ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है मिर्जापुर, मिर्जापुर का उत्तर प्रदेश, सिंगरौली, ठीक है, बांदा एवं विंध्य क्षेत्र। अब बांदा कहाँ है, देखिए ये मुंबई के आसपास, मुंबई, यूपी, विंध्य जो है, आप मिडिल में ले सकते हैं, विंध्य क्षेत्र, विंध्य की पहाड़ियाँ। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर ज्योग्राफी का क्लास मेरा कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर के ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भारत का ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ठीक है, तो कुल मिला के ये जो उत्तर प्रदेश वाले, तो एक अभी तक कहाँ था कि आपको गुजरात में था, राजस्थान में था, गुजरात, राजस्थान, मालवा, ठीक है, मैसूर में था, आंध्र प्रदेश में था, उड़ीसा में था, और आपको पश्चिम बंगाल में था। लेकिन अब बंगाल के बाद बिहार को छोड़कर यूपी में मिल जा रहा है। कहाँ मिल जा रहा है, यूपी में मिल जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आ जाइए, सिंगरौली हो गया, बांदा में मिल जा रहा है, यहाँ पर मिल गया बांदा, यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जस्ट वही चीजें किनारे किनारे ही मिल रहा है, ये मिडिल पॉइंट में नहीं जा रहा है। हाँ, जब आप आएंगे विंध्य की पहाड़ियाँ, तो ये पहाड़ियाँ आपको मिडिल में जाती है, ठीक है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिला है, कहाँ कहाँ मिला है। एक तो आपको मिला है राजस्थान में, मालवा में, आपको गुजरात में, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर मिल जा रहा है, बांदा में मिल जा रहा है, बांदा के बाद आपको आंध्र प्रदेश मिल जा रहा है, मैसूर मिल जा रहा है, मैसूर के बाद आपको उड़ीसा मिल जा रहा है, उड़ीसा के बाद आपको मिल जा रहा है ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको ये नहीं मिल रहा है, आपको यूपी के मिर्जापुर में मिल रहा है, सिंगरौली में मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नहार तथा महदहा, यहाँ पर कहीं मलदहा भी कहीं कहीं होता है, ठीक है ना, महदहा नामक स्थान पर भी मिल रहा है। लाइट तो था नहीं, और यूं बोले तो सिस्टम गया बैठ, और हम हो जा रहे हैं खड़े। इन्वर्टर पर चल रहा था, और क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।